बड़ा ताज्जुब होता है कि आप जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल जानवरों से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता, इसीलिए हम उन्हें काम पे लगाते हैं। वो कैसे? देखिए, गाय के बारे में तो हम सब जानते हैं, गाय दूध देती है, पर 4-5 बछड़े पैदा करने के बाद जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग समझते हैं कि गाय बेकार हो गई है। इसी तरह लोग कचरे को भी बेकार समझते हैं, पर माइनस और माइनस के मिलने पर ही प्लस बनता है। बस इन दोनों चीजों को साथ में जोड़ने की जरूरत है। इसलिए हम सब्जी मार्केट से हर 4 घंटे में बचा हुआ माल उठाते हैं। कुदरत ने हर चीज के लिए वक्त दिया है, अगर उस वक्त के अंदर आप सही इस्तेमाल कर ले तो वो चीज बेकार नहीं रहती, उसमें से कुछ काम की चीज निकलती है। इसलिए हम अपने प्रोजेक्ट में गाय को अपॉइंट करते हैं, हर 35 किलो छिलकों के लिए एक गाय। उनका काम है इन सब्जियों के ताजे छिलकों को खाना, गोबर देना और फिर शेड में आराम करना, रिटायर्ड जिंदगी जीना। सिर्फ 8 घंटे में सारा कचरा घट के गोबर के रूप में 1/4 हो जाता है और इस गोबर में काफी मात्रा में ईंधन वाली मीथेन गैस होती है। हम तुरंत गोबर को बायोडाइजेस्टर में डाल देते हैं, इसमें से मीथेन गैस निकल जाती है और हमें बिना मीथेन के गोबर का एक घोल मिलता है। इसको हम तुरंत केचुओं के हवाले कर देते हैं। केचुए उसे खा लेते हैं और उनके पेट से जो बाहर आता है उसे कहते हैं वर्मी कास्ट। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद होती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद। इसे ब्लैक गोल्ड या काला सोना भी कहा जाता है। खेती के लिए बहुत अच्छा है। अगर बैक्टीरिया वाले तरीके से खाद बनाएं तो इसमें 45 दिन लग जाते हैं। और यहाँ देखिए, सोमवार की सुबह 6 बजे माँ सब्जियां काटती है, 9 बजे गाड़ी आकर उसका बचा हुआ हिस्सा ले जाती है, 10:30 बजे हम वो गाय को दे देते हैं, शाम 6 बजे तक गोबर निकल आता है। बायोडाइजेस्टर में गोबर से मीथेन निकाल ली जाती है और उसका घोल बचता है, उसे केचुए खा लेते हैं और तीसरे दिन सुबह तक यानी 72 घंटों से भी कम समय में ब्लैक गोल्ड मिल जाता है। खाद बनाने का ये दुनिया का सबसे तेज तरीका है। कोई मशीनें काम नहीं कर पाएगी, वो भी बिजली का इस्तेमाल किए बिना। देखिए, आपके पास जो मोबाइल फोन है, चार्ज न करो तो बेकार है, टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। लेकिन गाय जो भी खाती है उससे एनर्जी बनाकर हमें देती है और गाय को रोज चार्ज भी नहीं करना पड़ता। और दूसरे जानवरों का इस्तेमाल कैसे होता है? मसलन मुर्गियां क्या करती हैं? जो सड़ी गली चीजें गाय को नहीं दे सकते उसे हम सीधा कॉम्पोस्ट पिट में डाल देते हैं, पर वहाँ उसमें मैगेट्स पैदा हो जाते हैं। मैगेट्स मतलब वो छोटे छोटे कीड़े? छोटे कीड़े। ये कीड़े मुर्गियों को बहुत पसंद हैं, चुन चुन के खा लेती हैं और बदले में अगले दिन सुबह बेहतरीन अंडे देती हैं। जो लोग कीड़ों को देखकर मुंह बनाते हैं वो अगली सुबह उन अंडों से बने ऑमलेट को बड़े मजे लेकर खाते हैं। कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीन ये नहीं कर पाएगी। दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो कीड़े खाए और अंडे दे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन हर चीज में जहाँ कुछ खूबियाँ होती हैं वहाँ कुछ खामियां भी होती हैं। ओके। मुर्गियों के साथ एक परेशानी है, आप चाहे पूरा दिन उनसे काम ना लें, आराम करने दें, फिर भी वो रात को काम नहीं करेंगी। तो रात को कौन काम करता है? रात को हमें मेंढक को काम पर लगाना पड़ता है और वो सिर्फ नाइट ड्यूटी ही करते हैं। कुदरत का करिश्मा है, एक दूसरे की कमी को पूरा कर देते हैं। ना तनख्वाह मांगते हैं, ना बोनस, ना यूनियन बनाते हैं, ना हड़ताल करते हैं, बस अपने अपने काम में लगे रहते हैं। सही है, सही है। तो मुझे बताइए कि ये बतखें क्या करती हैं? बतख का पसंदीदा खाना है मछलियाँ। अब मछली बाजार का कचरा म्युनिसिपैलिटी के लिए सरदर्द होता है, पर वही मछलियाँ बतख के लिए दावत है। तो अगर आप हर 3 घंटे में मछली बाजार का कचरा उठा के बतखों को दे दे तो ये तुरंत हजम कर लेंगी। 15-20 मिनट में सब कुछ सफाचट और कचरा अगले दिन बतखों के खूबसूरत अंडों में तब्दील हो जाएगा। आमतौर पर बतखें हर महीने 8 से 10 अंडे देती हैं, लेकिन जब हम उन्हें मछलियों और दूसरे नॉनवेज की खुराक देते हैं तो 24-24 अंडे देना शुरू कर देती हैं। ओह! And if I have 20 ducks, then multiplied by. हम हर 11 मादा पे एक नर बतख रखते हैं। Why 11 female and 1 male? हमें तो अंडों से मतलब है, एक ही नर बतख काफी है। तो ये जानवर आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। जी बिल्कुल, इनकी वजह से ही तो इतने बढ़िया नतीजे मिल रहे हैं। तो इस वक्त आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? फिलहाल कोयम्बतूर में काम चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ। हम 10 ग्राम पंचायतों का काम संभाल रहे हैं जो एक म्युनिसिपैलिटी के बराबर है। एक गांव में तो मैं समझ सकता हूं कि ये हो सकता है, क्योंकि वहां पर छोटे पैमाने पे करना है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पे करना है, जैसे किसी शहर में करना है,
आपका जो तरीका ये मुमकिन है? बड़ी म्यूनिसिपैलिटियों की दिक्कत ये है कि शहरों में जगह कम होती है, पर हमें कचरे को 100 किलोमीटर दूर ले जाने की जरूरत नहीं। ये काम हर वार्ड में होना चाहिए, इसलिए डिसेंट्रलाइज मेथड अपनाना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे स्तर पर करना चाहिए। डिसेंट्रलाइज मेथड। लोग हजारों टन कचरे से एक साथ निपटना चाहते हैं, पर ये सोच ही गलत है। अगर मैं आपको एक बड़ा कटहल दूं, तो आप उसे एक साथ एक बार में खा सकते हैं, लेकिन अगर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें, तब खाना आसान हो जाएगा। इसलिए हर 2 किलोमीटर की रेडियस पे SLRM सेंटर होने चाहिए। SLRM सेंटर क्या होता है? सॉलिड एंड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर। तो हर 2 किलोमीटर पे ये सेंटर होना चाहिए। जी, डिसेंट्रलाइजेशन एक कामयाब तरीका है। साथ ही कचरे को अलग अलग इकट्ठा करना भी बेहद जरूरी है। मिसाल के तौर पर सलून में से सिर्फ 6 तरीके का कचरा निकलता है। वो क्या? महिलाओं के बाल, पुरुषों के बाल, ब्लेड, क्रीम लगे हुए पेपर या टिश्यू, आफ्टर शेव, कॉस्मेटिक्स वगैरह के डिब्बे और कुछ बचा हुआ खाना और फूल वगैरह। हम नहीं चाहते कि ये चीजें बाकी का कचरा ले जा रहे ट्रक में मिलाई जाए। इसके लिए अलग गाड़ी होनी चाहिए। जैसे मुंबई में करीब 2000 सलून्स होंगे। एक गाड़ी सब जगह घूम के ले लेगी। हर इलाके के लिए एक छोटी गाड़ी। हाँ, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग गाड़ियां होंगी। हाँ। जी, सिर्फ सलून के लिए। दिन खत्म होने से पहले सब बिक जाएगा। आज की तारीख में दुनिया का सबसे कीमती कचरा है महिलाओं के बाल। 2500 रुपए प्रति किलो। वाह वाह। तो दिन भर का जो कचरा है, दिन खत्म होते होते वो इस्तेमाल भी हो जाएगा। अलग अलग इकट्ठा करें तो राज ये है, तरकीब ये है कि शुरुआत से ही मिक्स मत करो। जी, अलग अलग इकट्ठा करो और अलग अलग ही लेकर जाओ। तो आपके पास इसका पूरा प्लान है, मास्टर प्लान है? बिल्कुल है। वाह वाह। तो मुझे बताइए कि ये जो आपका मॉडल है, इसमें खर्चा कितना आता है? देखिए, ये मॉडल अपना खर्च खुद निकाल लेता है। मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि आपके घर के हर रोज के कचरे से 3 रुपए वसूले जा सकते हैं। मतलब आप अगर मेरा कचरा लेंगे तो आप मुझे 3 रुपए देंगे? उसे 3 रुपयों में बदल सकता हूँ। 3 रुपए में तब्दील कर देंगे, बदल देंगे। और कचरा उठाने का कोई भी चार्ज लिए बिना। तो मुझे बताइए कि अगर मुंबई जैसे शहर की जिम्मेदारी आपको दी जाए कि इसको आप साफ कर दीजिए, तो आपको कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा आपको? कम से कम 18 महीने। मतलब 1.5 साल। तो मतलब 1.5 साल में आप मुंबई की काया पलट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवासन जी, बहुत ही कमाल के सुझाव आपने दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, प्लास्टिक आजकल की जिंदगी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो मनुष्य ने बनाई तो है, लेकिन उसका खात्मा नहीं हो सकता, जो धरती में जज्ब नहीं हो सकती, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। और शायद ये हम सबके सामने बहुत बड़ी समस्या है कि आखिर प्लास्टिक का क्या किया जाए। एक इंसान है जिसके पास इसका जवाब है। मदुरई के त्यागराजर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर वासुदेवन ने कचरे में प्लास्टिक की समस्या से निपटने का एक बेहतरीन उपाय खोज निकाला है। उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया इजाद की है जिससे प्लास्टिक का इस्तेमाल सड़क बनाने के काम में हो सकता है। इस पद्धति से बनाई गई सड़कों की उम्र आम तरीके से बनाई गई सड़कों से कहीं अधिक होती है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से पत्थर और तारकोल का जोड़ मजबूत हो जाता है और बारिश के मौसम में भी पानी की वजह से सड़कों पर गड्ढे पैदा नहीं होते। पिछले 10 साल से न ही सड़क में दरारें पड़ी हैं, न ही गड्ढे। मतलब 10 साल तक मेंटेनेंस का खर्चा नहीं। देश का कितना पैसा बचेगा? कई विदेशी कंपनियों की लाखों डॉलर की पेशकश ठुकराकर प्रोफेसर वासुदेवन ने इसका कॉपीराइट अपने कॉलेज के नाम लिखवा दिया है। ये तकनीक देश के लिए है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसका पेटेंट हमारे कॉलेज के नाम पे है और टेक्नोलॉजी देश के नाम। यदि देश भर की कोई भी म्यूनिसिपैलिटी इस तकनीक का इस्तेमाल करके सड़क बनाना चाहती है तो वो इसे मुफ्त में पा सकती है। प्लास्टिक को रोड पर मत डालिए, बल्कि प्लास्टिक डालकर रोड बनाइए।